तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल, है ना। जैसे मैंने पहले कहा कि इस यूनिट में हमको वेव थ्योरी डिटेल में देखनी है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल या फिर हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल। वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है हाइगेन्स प्रिंसिपल? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट विल एक्ट एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, है ना। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। वेव फ्रंट क्या होता है ये हमने देखा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है ये भी हमने देखा। किसको बोलते हैं वेव फ्रंट? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, है ना, एट विच लाइट रीचेस साइमल्टेनियसली। स्पेरिकल वेव फ्रंट हो सकता है, प्लेन वेव फ्रंट हो सकता है, कोई भी सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वेव फ्रंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइगेन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, कि उस वेव फ्रंट के ऊपर का हर एक पॉइंट, every point on the wavefront will act as a secondary source of light। हर एक पॉइंट वेवफ्रंट के ऊपर का सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा मतलब वहां से क्या निकलेगी? लाइट की रेज निकलेगी। एक्चुअल में नहीं निकलेगी, जस्ट एक थ्योरेटिकली हाइगेन ने ये प्रिंसिपल रखा है कि कोई भी अगर वेवफ्रंट है तो उस वेवफ्रंट के ऊपर का हर एक पॉइंट को आप सोर्स की तरह अज्यूम कर सकते हो। एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स इमिटिंग द लाइट वेव्स, इमिटिंग द सेकेंडरी वेव्स, है ना। लाइट वेव्स ही निकलेगी सोर्स, मतलब अभी सेकेंडरी सोर्स बोला है इसलिए सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। तो वेरी सिंपल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल हर एक पॉइंट वेवफ्रंट का कैन एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और जो नया वेवफ्रंट मिलेगा फिर, है ना, देखो हर वेवफ्रंट कुछ पर्टिकुलर टाइम पे रहता है, ठीक है ना। जैसे 10 सेकंड का एक वेवफ्रंट है, उसके बाद 15 सेकंड के बाद का एक वेवफ्रंट है, उसके बाद 20 सेकंड के बाद का एक वेवफ्रंट है, बराबर है कि नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा C इंटू टी, है ना, देखा हमने वेवफ्रंट निकालते समय, है ना। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच ऑल द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, तो 10 सेकंड के बाद का चाहिए तो t इक्वल टू 10 सेकंड लेना पड़ेगा। 15 सेकंड के बाद का चाहिए तो t इक्वल टू 15 सेकंड लेना पड़ेगा। तो हर एक टाइम पे आपको वेवफ्रंट मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल फिर जो आगे का जो वेवफ्रंट है वो आप कैसे निकाल सकते हो? द न्यू वेवफ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट, बाद के समय का जो वेवफ्रंट है वो आप उन सभी सेकेंडरी वेवफ्रंट्स को टेंजेंशियल या फिर एनवोलोप बना के निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन ये प्रिंसिपल पहले याद रखने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो चलो हाइगेन का प्रिंसिपल यूज करते हैं और स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी बताता हूं, देखिए, है ना। सबसे पहले तो एक कोई तो भी स्पेरिकल वेवफ्रंट कंसीडर कर लीजिए। देखिए मैंने ये पूरा स्फीयर नहीं निकाला है, ठीक है ना। एक्चुअली ये ऐसा होगा, मान के चलिए ये है तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा स्पेरिकल वेवफ्रंट, और ये क्या हो जाएंगे रे, ये है ना, ये वेवफ्रंट को परपेंडिकुलर है, तो क्या बोलेंगे इनको? वेवफ्रंट को परपेंडिकुलर है तो बताओ क्या बोले थे हमने उनको? वेव नॉर्मल्स या फिर रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये मान के चलो एक वेवफ्रंट मैंने ले लिया, कौन से तो भी समय का है एट द गिवन टाइम, 10 सेकंड का है, 20 सेकंड का है, मुझे नहीं पता, कुछ तो भी, कोई तो भी समय का ये एक वेवफ्रंट स्पेरिकल वेवफ्रंट है, ठीक है। तो इस वेवफ्रंट के चलो मैं 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूं, ए बी और सी। 3 ही क्यों, आप ज्यादा भी कर सकते, है ना, डी ले सकते, ई ले सकते, एफ ले सकते, वॉटेवर, लेकिन 3 से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेवफ्रंट है, इस वेवफ्रंट के ऊपर का हर एक पॉइंट, every point on this wavefront will act as a secondary source of light, और ये यहां से लाइट इमिट करना स्टार्ट करेंगे। हर एक पॉइंट फिलहाल मैं 3 ही कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है ना। हर एक पॉइंट यहां से ये लाइट इमिट करना स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस, है ना। दिस इज नोन एज हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट will act as a secondary source of light, मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि ये पॉइंट A ये भी एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, पॉइंट B ये भी एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, और पॉइंट C
ये भी एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ए बी और सी ये तीनों किसके पॉइंट्स है? ये तीनों एक वेव फ्रंट के पॉइंट है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग हाइगेन का प्रिंसिपल यूज करके नया वेव फ्रंट निकालते हैं, है ना। कितने समय के बाद का? आफ्टर टाइम टी के बाद का। ये कुछ तो भी वेव फ्रंट है, मान के चलो 10 सेकंड पे ये वेव फ्रंट है, तो 10 सेकंड प्लस टी समय के बाद का वेव फ्रंट मुझको निकालना है, लेकिन क्या यूज करके? हाइगेन का प्रिंसिपल यूज करके। ठीक है, ये कोई तो भी समय का एक वेव फ्रंट दिया है, उसके बाद का वेव फ्रंट निकालना है। कितने समय के बाद का? टी समय के बाद का। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। पॉइंट ए इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, मतलब यहां से लाइट निकलना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। ओके, तो टाइम टी के बाद कहां तक पहुंचेगी लाइट? सी इंटू टी। तो टाइम टी के बाद इसका ये एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा लाइक दिस, है ना। टाइम टी के बाद का निकालना है मुझको। ठीक है, यहां पे भी बी से भी जो लाइट्स निकलेंगी, रे ऑफ लाइट्स लाइक दिस, वेव्स निकलेंगी यहां से भी। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट वेव फ्रंट का किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सोर्स की तरह। तो सोर्स है तो वहां से क्या निकलेंगी? वेव्स निकलेंगी। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी इसका भी आप ऐसा वेव फ्रंट निकाल सकते हैं, सी इंटू टी, बराबर है कि नहीं। वेव फ्रंट कैसे निकालते हैं? हमने लास्ट टाइम ही वेव फ्रंट के डेफिनेशन में देखा, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट विच वेव्स रीच साइमल्टेनियसली। मतलब ये भी सी इंटू टी रहेगी तो ये भी सी इंटू टी, ये भी सी इंटू टी, तो ये बनेगा एक स्फीयर। सिमिलरली आफ्टर टाइम टी के बाद यहां पे भी आप लोग एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बना सकते हैं ऐसा। और इन तीनों वेव फ्रंट्स को मान के चलो ऐसा अगर टेंजेंशियल डाल दिया मैंने लाइक दिस, इधर नहीं डालना है, इधर नहीं डालना है ना, क्योंकि लाइट हमेशा आगे जाएगी ना। ये सोर्स है अपना, तो लाइट किधर जाएगी? इस दिशा में जाएगी, बराबर है कि नहीं। तो आगे के डायग्राम में देखो प्रॉपरली, है ना। ये था मेरा पॉइंट ए, ये था मेरा पॉइंट बी, ये था मेरा पॉइंट सी, बराबर है। तो ये था मेरा गिवन वेव फ्रंट, कौन सा? पी क्यू, ये था मेरा गिवन वेव फ्रंट। सो हाइगेन का प्रिंसिपल क्या बोलता है? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट ए बी सी। तो यहां से भी लाइट्स निकलेगी लाइक दिस, लाइट रेज यहां से भी निकलेगी और यहां से भी निकलेगी। और कितने समय के बाद का वेव फ्रंट निकालना था मुझको? एट द लेटर टाइम टी, है ना। ये गिवन वेव फ्रंट था, उसके बाद टी समय के बाद का वेव फ्रंट निकालना था। तो इसलिए मैंने ये सी इंटू टी लिया, पॉइंट सोर्स ए का वेव फ्रंट निकाला, सोर्स बी का वेव फ्रंट निकाला, है ना, और सोर्स सी का वेव फ्रंट निकाला। कितने समय के लिए? टी समय के लिए। फिर तीनों को मार दिया टेंजेंशियल, तो ये हो गया मेरा न्यू वेव फ्रंट। बन गया कि नहीं बन गया? कितने समय के बाद का? आफ्टर टाइम टी। वेरी सिंपल। क्या यूज किए हमने यहां पे? हाइगेन्स प्रिंसिपल। चलो और एक देखते हैं, मान के चलो अभी ये एक प्लेन वेव फ्रंट दिया है आपको, है ना। ये पी क्यू ये गिवन वेव फ्रंट है, कौन से तो भी समय का ये वेव फ्रंट है, और आपको बोला है कि टी समय के बाद का वेव फ्रंट निकालो यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। क्या बोलता है हाइगेन्स प्रिंसिपल? कोई भी जो गिवन वेव फ्रंट है उसके ऊपर का हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करता है? सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, बराबर है। मतलब पॉइंट 3 पॉइंट्स ले लिए मैंने यहां पे भी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है, तो यहां से भी रेज ऑफ लाइट निकलेगी लाइक दिस, बराबर है। यहां से भी निकलेगी और यहां से भी निकलेगी। ठीक है, कितने समय के बाद का चाहिए? टी समय के बाद का चाहिए। तो सी इंटू टी, ये ए का वेव फ्रंट निकाल लिए, है ना। कैसे निकालते हैं वेव फ्रंट? याद करो, ये अगर मेरा सोर्स है तो टी समय के बाद का वेव फ्रंट चाहिए, तो टी समय के बाद मतलब कितना डिस्टेंस? सी इंटू टी, सी इंटू टी, सी इंटू टी। ये सभी को ज्वाइन किए तो क्या मिलता है आपको? स्फीयर मिलता है कि नहीं मिलता है ना। सेम। तो पॉइंट ए का, सोर्स ए का भी ये वेव फ्रंट हो गया जिसकी रेडियस रहेगी सी इंटू टी। पॉइंट बी का भी ये वेव फ्रंट हो गया जिसकी रेडियस रहेगी सी इंटू टी, और पॉइंट सी का भी ये रहेगा जिसकी रेडियस रहेगी सी इंटू टी, बराबर है। तो ये हो गए सेकेंडरी सोर्स के सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। आगे आगे क्या करना है? इन तीनों को टेंजेंशियल निकालना है। तो इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं। किधर डालेंगे? जिधर लाइट जा रही है उधर डालना है। ठीक है, तो ये इधर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट है पी डैश क्यू डैश,
ये हो गया नया वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। और ये निकालने के लिए आपने कौन सा प्रिंसिपल यूज किए? हाइगेन का प्रिंसिपल यूज किए, बराबर है कि नहीं? वेव फ्रंट निकालने के लिए और भी अलग तरीके हो सकते थे, लेकिन हमने क्या यूज किए? हाइगेन का प्रिंसिपल यूज किए। वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से आप लोग हाइगेन का प्रिंसिपल यूज करके ये कर सकते। आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट द प्लेन सरफेस। मतलब अभी हमको लाइट का रिफ्लेक्शन समझना है यूजिंग हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल। देखो ये वाले यूनिट में सब चीजें हमको हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल से रिलेटेड देखनी है, बराबर है कि नहीं? तो हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूव करना है या फिर समझना है, लेकिन कौन सी थ्योरी यूज करके? कौन सी थ्योरी यूज करके? हाइगेन की प्रिंसिपल यूज करके, बराबर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है आपको ऑलरेडी पता है। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आपने 9th 10th में भी देखे होंगे या फिर 11th में भी देखे होंगे। ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर के जैसा, ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? इसको परपेंडिकुलर को, सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल, बराबर है ना। और ये आ रही है लाइट की रे, लाइट रे, लाइट की दिशा मतलब लाइट की रे, बराबर है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट जाती है इधर, इस लाइट को कौन सी लाइट बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट, बराबर है कि नहीं? और ये एंगल कौन सा हो जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको ये भी पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो ये सभी को पता है, तो हमको यही सेम चीज प्रूव करनी है। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये अभी तक आप पढ़ते आए हो सिर्फ कि I इक्वल टू आर, I इक्वल टू आर, लेकिन ये अभी प्रूव करना है। लेकिन ये प्रूव करने के लिए क्या यूज करना है? हाइगेन का प्रिंसिपल यूज करना है। जो यूनिट आप पढ़ रहे हो, इसको प्रूव करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं? तो हमको यहां पे क्या देखना है बेसिकली कि वेव रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको ऑलरेडी पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन वो चीज अभी हमको प्रूव करके दिखानी है यूजिंग हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल। ओके, तो लेट अस सी। और ये हाइगेन का प्रिंसिपल यूज करना है। हाइगेन का प्रिंसिपल क्या है? फिर से एक बार याद दिलाता हूं, क्या है हाइगेन का प्रिंसिपल? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, है ना। हर एक पॉइंट जो है वेव फ्रंट का वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा और वहां से लाइट निकलना चालू हो जाएगी। मतलब हाइगेन का प्रिंसिपल अगर यूज करना है तो मुझको ऐसा सिर्फ एक लाइन निकाल के नहीं जमेगा, जैसे आपने 8th 9th 10th में देखे होंगे, है ना। सिर्फ एक रे ऑफ लाइट निकाल के नहीं जमेगा, मुझको वेव फ्रंट निकालना पड़ेगा। मतलब इंसिडेंट लाइट, जैसे आप इंसिडेंट रे ऑफ लाइट निकालते थे 9th 10th में जब आपने रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, तो एक ही लाइट निकालते, एक ही रे ऑफ लाइट निकालते थे। लेकिन अभी यहां पे एक ही रे ऑफ लाइट निकाल के काम नहीं जमेगा, क्योंकि मुझको हाइगेन की थ्योरी यूज करनी है। और हाइगेन की थ्योरी क्या बोलती है? वेव फ्रंट। हाइगेन का प्रिंसिपल वेव फ्रंट से रिलेटेड है, बराबर है कि नहीं? तो मुझको वेव फ्रंट निकालना पड़ेगा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और आपको पता है वेव फ्रंट, है ना, वेव फ्रंट, ये अगर रे ऑफ लाइट है और ये अगर रे ऑफ लाइट है, इधर अगर लाइट जा रही है मान के चलो, तो वेव फ्रंट कैसे निकालते रहे? ये हो गया वेव फ्रंट। निकालते कि नहीं? मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको कि वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे को कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर। अगर वेव फ्रंट दिया है तो आप रे ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, या फिर रे ऑफ लाइट दिया है तो आप वेव फ्रंट निकाल सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि एक ही रे ऑफ लाइट निकाल के काम नहीं जमेगा। यहां पे हमको यहां पे वेव फ्रंट की थ्योरी यूज करनी है, तो वेव फ्रंट निकालना है। तो अगर वेव फ्रंट निकालना है तो उसके लिए कम से कम मुझको 2 रेज ऑफ लाइट तो दिखाने ही पड़ेंगे, बराबर है कि नहीं? तभी जाके ये वेव फ्रंट बनेगा ना बराबर से, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 रेज निकाले हैं, ये पहली रे PA और ये दूसरी QB, ठीक है। और ये है मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला है वेव फ्रंट, बराबर। क्यों परपेंडिकुलर? प्रॉपर्टी पता है आपको कि वेव फ्रंट
है ना, रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे को कैसे रहते, परपेंडिकुलर रहते। तो अज्यूम कर लो कि लाइट ऐसे 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 आ रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, बराबर है। मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे ऐसे मूव हो रहा है और यहां से जाके ऐसे ऐसे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम करते हैं। दो रेस क्यों निकाली अभी बताया मैंने, क्योंकि मुझको वेव फ्रंट दिखाना था। ये है मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे जैसे लाइट बढ़ते जाएगी ये वेव फ्रंट आगे आगे बढ़ते जाएगा, लाइक दिस लाइक दिस। तो वेव फ्रंट दिखाने के लिए मुझको दो रेज निकालनी पड़ी, ठीक है ना। और तो डायग्राम के ऊपर से देखिए, जैसा ये वाली रे मान के चलो यहां पे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच हो गई, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर लाइट नहीं आ सकती मान के चलो, है ना, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मान के चलो ये मिरर है, ठीक है। तो अज्यूम कर लो कि ये जो रे है PA वो पहले टच हो गई, ठीक है। तो यहां से अगर नॉर्मल डालते हैं तो इसको कौन सा एंगल बोल सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर से निकाल सकते हो आप लोग, है ना, ये ऐसा, इसका भी निकाल सकते। कोई भी एक रे का लेंगे हम लोग, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चाहे इस रे का प्रूव करो या फिर इस रे का प्रूव करो, बराबर है। दो रेज क्यों निकाले ये भी फिर से बताता हूं, क्योंकि हम लोगों को क्या दिखाना था डायग्राम में, वेव फ्रंट दिखाना था। हम लोग हाइगेन की थ्योरी यूज करने वाले, इसलिए मुझको वेव फ्रंट चाहिए। और वेव फ्रंट तभी बनेगा जब आप कम से कम दो रेज निकालोगे, इसलिए मैंने दो रेज निकाले, ठीक है। तो ये वाली रे पहले यहां पे टच हो गई मान के चलो, ठीक है। ये है वेव फ्रंट तुम्हारा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ये है 90, ये है 90 90 90। क्यों 90 90? क्योंकि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे को कैसे रहते, परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी ये जो रे है QB वाली रे, ये वाली रे, ये तो अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच होने की भी है कि नहीं। इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच होने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये वाली रे यहां पे टच हो भी गई है ना, अभी इसका रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो रे है इसको अभी टच होने में थोड़ा और टाइम है। तो अज्यूम कर लो ये B से लेके C तक जाने के लिए, है ना, मान के चलो C मतलब यहां पे टच हो गई है, तो B से लेके C तक जाने के लिए इसको टाइम लगा मान के चलो T, ठीक है। कौन सी रे को, ये वाली रे को, QB रे को, है ना, ये ऊपर वाली रे को, क्योंकि ऐसी जो लाइट है वो ऐसे टेढ़े जा रही है। तो पहले ये वाला पार्ट टच होगा, बराबर है कि नहीं। पहले कौन सी रे टच होगी, PA, फिर ऊपर की टच होगी, ठीक है। तो अज्यूम कर लो कि जब ये टच हुई यहां पे, तो ऊपर वाली रे को सरफेस पे टच होने के लिए और समय बाकी है। और कितना समय बाकी है, मान के चलो टाइम T, ठीक है। टाइम T के बाद मान के चलो इस रे ने यहां पे टच कर दिया, ओके। तो क्या मैं लिख सकता हूं BC, डिस्टेंस BC इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू TCT, लिख सकता हूं क्या ऐसे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बराबर है कि नहीं। सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस लिख रहे हैं आप लोग, BC, बराबर है। कितनी है लाइट की स्पीड, C, और कितना टाइम कंसीडर किए B से लेके C तक जाने के लिए, टाइम T, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो BC जो हो जाएगा, BC, ये जो BC डिस्टेंस है इसको आप लोग लिख सकते हैं C इंटू T। स्मॉल c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, अज्यूम कर लो यहां पे पूरा एयर मीडियम है ना, तो C मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और T मतलब टाइम। कौन सा टाइम, ये B से लेके C तक पहुंचने को जो टाइम लगता है, ये लाइट को B से लेके C तक पहुंचने को जो टाइम लगता है वो वाला टाइम, ठीक है। लेकिन ये तो यहां पे टाइम T के बाद पहुंचेगा, चलो दैट इज ओके। ये तो B से लेके C तक यहां पे टाइम T के बाद पहुंचेगा, ठीक है ना। लेकिन उतने ही समय में हम लोग ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट A पे हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल लगा लेते। चलो हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल क्या बोलता है, हाइगेन प्रिंसिपल क्या बोलता है, हाइगेन प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट
will act as a secondary source of light and it will emit the light waves, the secondary waves। बराबर है कि नहीं? मतलब ये पॉइंट है ना। अब ये क्यों लिया? क्योंकि मुझको कुछ रिलेशन निकालने के लिए, देखो हर एक पॉइंट, ये जो वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसके ऊपर का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करता है, लेकिन कुछ रिलेशन निकालने के लिए मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा, ठीक है, जस्ट ये वाला, ठीक है। तो जितने समय में ये वाली रे बी से लेके सी तक जाएगी, कितने समय में? टाइम टी में, ठीक है, टाइम टी लगेगा उसके लिए, मतलब बी सी डिस्टेंस है तुम्हारा सी इंटू टी, तो उतने ही समय में यहां से रेज निकलना चालू हो जाएंगी, लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल। बराबर है कि नहीं? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। इधर नहीं दिखाए तो भी चलता, क्यों इधर नहीं दिखाए तो भी चलता? क्योंकि अज्यूम कर लो कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बराबर है। तो यहां से पॉइंट ए से लाइट की वेव्स निकलना चालू हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो आफ्टर टाइम टी मतलब कौन सा समय है? बी से लेके सी तक पहुंचने का समय। तो उतने समय के बाद का आप यहां पे एक वेव फ्रंट निकाल सकते हो, बराबर है कि नहीं? है ना? क्या करना है फिर से बताता हूं। बी से लेके सी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? टी टाइम लगेगा। उतने ही समय के बाद का आप यहां पे एक सेकेंडरी वेव फ्रंट निकाल सकते हो, लाइक दिस, है ना? क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? ये जो बी से लेके सी तक है ना, देखो नेक्स्ट डायग्राम में आ जाते हैं। ये जो है बी से लेके सी तक, ये डिस्टेंस आप लेंगे कंपस में, कंपस पता है ना आपको, कंपस। तो ये डिस्टेंस बी से लेके सी तक कंपस में लेंगे, फिर कंपस का एक पॉइंट फिर उठाएंगे, उसको यहां से उठाना है, कंपस का एक पॉइंट यहां पे रखना है और सेम डिस्टेंस का रेडियस लेके आपको ये सर्कल मारना है, बराबर है। ये सेम डिस्टेंस का रेडियस लेके बी सी डिस्टेंस कंपस में लेके वो कंपस पॉइंट ए पे रखना है ना। बी सी डिस्टेंस कंपस में लेके वो कंपस आपको पॉइंट ए पे रखना है और वहां से सर्कल मारना है। ये यहां से लाइक दिस ऐसा सर्कल मारना है। क्यों ऐसा? ये डिस्टेंस क्यों लिया मैंने, बताओ तो? क्यों लिया ये डिस्टेंस? देखो टाइम टी के बाद का वेव फ्रंट निकालना है मुझको। कितने समय के बाद का? टाइम टी के बाद का, टाइम टी के बाद का वेव फ्रंट निकालना है। मतलब पॉइंट ए से जो भी वेव्स निकलेगी, पॉइंट ए से जो भी वेव्स निकलेगी, पॉइंट ए से जो भी वेव्स निकलेगी लाइट की, वो कितने डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी? सी इंटू टी डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, बराबर है। क्योंकि मुझको टाइम टी के बाद का वेव फ्रंट चाहिए, है ना। मैंने क्या अज्यूम किया कि बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? टाइम टी लगता है, और उतने ही समय के बाद का मुझको यहां पे वेव फ्रंट लेना है ना। तो यहां से जो पॉइंट ए से जो भी वेव्स निकलेगी, है ना, टाइम टी के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? सी इंटू टी, सी इंटू टी। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? सी इंटू टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बराबर है। तो यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी रेडियस होनी चाहिए सी इंटू टी। लेकिन अब भी मैंने आपको बताया कि ये बी सी जो है ये भी क्या है? बेसिकली सी इंटू टी ही है, बराबर है कि नहीं? बी सी, बी सी मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो बी सी भी क्या है? सी इंटू टी ही है। इसीलिए हम लोग बी सी डिस्टेंस कंपस में लेंगे और उस कंपस को उठा के पॉइंट ए पे रखेंगे और वहां पे एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो जितने समय में ये वाली रे सी तक आ जाती है उतने ही समय में यहां से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेव्स है ना, ये यहां तक पहुंच जाएंगी, लाइक दिस। यहां तक समझ गया सबको? वेरी वेरी सिंपल। ये निकालने के लिए हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किए? ये निकालने के लिए हमने हाइगेन का प्रिंसिपल यूज किए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद यहां तक पहुंच गए हम लोग पॉइंट सी तक, है ना। सो पॉइंट सी से नेक्स्ट स्टेप ये है
कि ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये वाला जो सर्कल है, फिलहाल तो सर्कल ही दिख रहा, ये वाला जो वेव फ्रंट है उसको हम लोग डाल देंगे टेंजेंशियल, ऐसा टेंजेंशियल डाल देंगे, टेंजेंट डाल देंगे। कहां से? पॉइंट सी से। पॉइंट सी कौन सा पॉइंट है? ये वाली रेज का ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सो पॉइंट सी से हम लोग यहां पे डाल देंगे टेंजेंट लाइक दिस, ठीक है, अज्यूम कर लो डी, ठीक। और ए से लेके डी तक एक्सटेंड करेंगे, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और सी से लेके इसी को पैरेलल निकालेंगे लाइक दिस, ये हो जाएगी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। पी ए के लिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, क्यू सी के लिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये निकालने के लिए हमने हाइगेन की थ्योरी यूज की है, याद रखो, अपने मन से नहीं निकाले कुछ भी ऐसा करके, ऐसा नहीं, हाइगेन की थ्योरी यूज की है, बराबर है कि नहीं। देखो यहां पे हमने टेंजेंशियल डाले लाइक दिस, इसको ऐसा कनेक्ट किए, है ना। टेंजेंट और रेडियस कैसे रहती? परपेंडिकुलर रहती कि नहीं, है ना। तो ये हो गया इसकी लाइक दिस, और ये हो गया इसका लाइक दिस। तो ये वाला जो है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर वेव फ्रंट थ्योरी, बराबर है कि नहीं। देखो बराबर परपेंडिकुलर है, दो रेस के बीच में है, बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू अवर वेव फ्रंट थ्योरी ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, बराबर है, ये हमारी इंसिडेंट रेज है। ओके, सो पी ए के लिए, ठीक, लाइक दिस, पी ए के लिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है और क्यू सी के लिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। ओके, फिर से एक बार मैं पूरी प्रोसीजर रिपीट कर देता हूं, देखो फिर से पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, है ना। यहां तक आए थे हम लोग, देखो ठीक है, बी से लेके सी तक एक्सटेंड करना है, ये वाला डिस्टेंस कंपास में लेना है, फिर यहां पे एक सेमी सर्कल बनाना है, या फिर सर्कल भी बनाए तो भी चलता, नीचे का पार्ट कोई काम का नहीं, ठीक है। फिर सी से यहां पे एक टेंजेंट निकालना है और ए डी ऐसा लेके जाना है और इसी को पैरेलल ये लेके जाना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर हाइगेन्स वेव फ्रंट थियरी हम लोग ये वाली रेज रिफ्लेक्टेड रेज है करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये निकाले हमने, लेकिन उसके लिए थ्योरी कौन सा यूज किए? ये वाला थ्योरी यूज किए, देखो, है ना। किसकी हेल्प लिए? हाइगेन की प्रिंसिपल की हेल्प लिए, बराबर है। देखो हमको प्रूव क्या करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रूव करना है, पहले मान के नहीं चलना है, ठीक है। तो हमने ये वाली रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये वाली बनाई, और ये वाली रे के लिए ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ये वाली बनाई, ठीक है। मेरा ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, और ये सी डी है मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव के बीच में जो रहेगा वो होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जो रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बराबर है। तो इतना सारा डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। तो बस अभी लास्ट की स्टेप है, प्रूव करके दिखा देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी एक रे ले लो, चाहे ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों में से कोई भी एक ले लो, चलो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको बोल सकते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हमको प्रूव करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, सिर्फ डायग्राम कभी कभी 3 मार्क के लिए आती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने वो पूरी स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताई कि किस प्रकार से आपको वो निकालना है। उतना ही डिस्टेंस कंपास में लेके बराबर सेमी सर्कल डालना, टेंजेंट डालना, उसको कंटिन्यू करना, फिर उसको पैरेलल उधर डालना, ठीक है ना। तो सिर्फ डायग्राम भी 2 या 3 मार्क के लिए आती है कि नहीं। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, तो उसके लिए मुझको ना ये 2 ट्रायंगल्स देखने हैं। कौन सा एंगल? ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी, बराबर है। ये एंगल बी 90 है 90, और ये भी 90 है, बराबर है कि नहीं। वेव फ्रंट देखो, ये है ए बी वेव फ्रंट और ये है रे ऑफ लाइट। वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट दोनों एक दूसरे से हमेशा कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर।
ये है रे ऑफ लाइट, ये है वेव फ्रंट, फिर से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करो, ठीक है ना। मैं दूसरे डायग्राम में इनको अलग से निकाल रहा हूं, चलो देखो, ये है मेरा ए बी सी, जम गया, और ये है मेरा ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। ये भी 90 है, ये भी 90 है, पक्का 100%। क्यों 90 है? क्योंकि वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट दोनों कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। ओके, तो ये 90, ये 90, वेरी गुड। दूसरी बात, AC, ये भी ट्रायंगल की साइड AC है और ये भी ट्रायंगल की साइड AC है, मतलब वन साइड इज कॉमन। एक एंगल भी जम गया, एक साइड भी जम गई, वन साइड इज कॉमन, ठीक है। और एक साइड दोनों की सेम है, और एक साइड दोनों की सेम है, कौन सी? देखो BC कितना है, BC बताओ तो। BC है C इंटू टी, है ना। हमने क्या अज्यूम किया था कि B से लेके C तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? लाइट को T टाइम लगेगा, तो BC डिस्टेंस इज C इंटू टी। और उतना ही डिस्टेंस लेके हमने पॉइंट A से ये सर्कल बनाया था, बराबर है कि नहीं? क्योंकि उतने ही समय में, जब तक B से लेके C तक लाइट जाती है, उतने ही समय में यहां से निकलने वाली लाइट भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बराबर है कि नहीं? तो ये जो सर्कल की रेडियस है ना, ये सर्कल की रेडियस भी, मतलब AD जो डिस्टेंस है ना, AD मतलब ये वाले सर्कल की रेडियस, तो AD भी तुम्हारा सेम BC के इतना ही है, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में देखे थे, बराबर है। सो AD इज ऑल्सो इक्वल टू C इंटू टी। कहने का मतलब ये कि BC और AD दोनों सेम है, और AC तो दोनों के लिए सेम ही है, और ये एक एंगल, बराबर है। तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर बोल सकते हैं, SSA टेस्ट, बराबर है। तो SSA टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल हो गए तुम्हारे सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद करो, है ना। 10th में हम लोगों ने सिमिलरिटी एकदम आराम से पढ़े होंगे। क्या बोलते हैं? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो वो सिमिलर ट्रायंगल के सभी एंगल्स भी सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना। ये देखो, ये नीली वाली जो साइड है ये BC के ऊपर चले जाएंगी, है ना, और ये हरी वाली जो साइड है CD, ये ऐसे AB के ऊपर चली जाएंगे। मतलब ये जो ADC है, ट्रायंगल ADC, उसको ऐसा निकालने की कोशिश करो, है ना, बराबर ये AB के ऊपर, है ना। मान के चलो, ये फिर से निकाल के दिखाता हूं मैं, देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा ABC, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा इधर आ जाएगा तुम्हारा, B के साथ D जोड़ देते हैं, और ये BC के ऊपर AD आ जाएगा, BC के ऊपर AD मतलब DAC, बराबर। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स सिमिलर बन जाएंगे, वेरी सिंपल। तो दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उसके एंगल्स भी सेम रहेंगे। तो ये वाला जो एंगल है, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी, एंगल BCA मस्ट बी इक्वल टू एंगल DAC, बोल सकते हैं ऐसा, बराबर है कि नहीं। सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके सभी एंगल्स सेम रहेंगे, है ना। तो ये B को D के ऊपर लेके जाओ, CD को BA के ऊपर लेके जाओ, और AD को BC के ऊपर लेके जाओ, तो बराबर ये एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे, बराबर है। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे तो ये वाला एंगल किसका? ट्रायंगल ABC का, और ट्रायंगल ADC का ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो एंगल BCA मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DAC, बराबर है। तो ये हमको मिला यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये दोनों को हम लोग सिमिलर बोल सकते, बराबर है। लेकिन अभी फिर से डायग्राम में वापस जाओ, एंगल BCA मतलब ये वाला एंगल, है ना, ये देखो ये वाला एंगल, ध्यान से देखो ये वाला एंगल। तो ये जो BCA है, ये एंगल आप लिख सकते हो, ये वाला एंगल आप लिख सकते हो 90 माइनस एंगल I। कैसे कैसे कैसे, है ना, देखो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस I, हो जाएगा 90 माइनस I, बराबर है कि नहीं। ये नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर, है ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये I है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस I,
बराबर। तो ये वाला जो एंगल है ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आई। तो ये एंगल अगर 90 माइनस आई है तो ये भी एंगल कितना होगा 90 माइनस आई। क्यों क्यों कौन से एंगल से? देखो पैरेलल लाइंस है ना, ऐसी दो पैरेलल लाइंस, और ये दो एंगल्स को मैं सेम बोल रहा हूं। कौन से दो एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर है कि नहीं? सो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये एंगल है तुम्हारा 90 माइनस आई, तो ये भी एंगल है तुम्हारा 90 माइनस आई। तो BCA हो जाएगा 90 माइनस आई। सिमिलरली DAC जो है ये भी हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस आर, हो जाएगा 90 माइनस आर। कैसे? देखो यहां पे तो उतना करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये नॉर्मल है तो ये है 90, ठीक है, तो ये टोटल है 90, ठीक। देखो मैं यहां पे निकालता हूं, ठीक, ये है आर, तो ये क्या हो जाएगा रे भैया 90 माइनस आर, बराबर है। तो ये जो एंगल है ये है 90 माइनस आर, तो एंगल DAC इज 90 माइनस आर। तो कहने का मतलब ये कि BCA है 90 माइनस आई और DAC ये है 90 माइनस आर, ठीक है। इधर उधर लेके चले जाओ, 90 90 कैंसिल हो जाएगा, आई इधर लेके जाओ, आर इधर लेके जाओ, आई इक्वल टू आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये प्रूव करने के लिए हमने किसकी हेल्प लिए? हमने ये प्रूव करने के लिए वेवफ्रंट की हेल्प लिए। वेवफ्रंट मतलब हाइगेन्स वेव थियरी। तो याद रहेगा, इसकी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। सो वेरी वेरी सिंपल।